Hello everyone, welcome back. A very good morning to all of you. Hope so you will be good and fine. इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो टॉपिक है वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जिसमें हमने स्टार्टिंग लेक्चर मतलब कि इस टॉपिक के स्टार्टिंग से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस और वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू ट्रेड पॉलिसी। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज सेंचुरी ओल्ड। यानी कि पूरा एक शताब्दी, 100 वर्ष का टाइम हो गया है जब पहली जो स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी वो 1907 में की गई थी, टाटा स्टील के नाम से एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो एक मतलब कि काफ़ी टाइम हो चुका है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश हुई इंडिया में। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। ओके, और इसी के साथ बात मैं करूं अगर इंडिया की, तो इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्टार्टिंग पे जो रैंक है वो है चाइना है, जापान है, यूएस है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। सो इंडिया ड्यू टू द इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशंस इन द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड ऑफ स्टील हैज़ राइज शार्पली। ओके, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हुआ उतनी ही डिमांड इंक्रीज हुई। सो ड्यू टू विच द स्टील इंडस्ट्री इज एक्सपेंडिंग, तो इस वजह से स्टील इंडस्ट्री और ज़्यादा एक्सपेंड हुई, उनकी ग्रो हुई और ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। सो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया सेंचुरी ओल्ड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, also known as Tata Steels, was first steel company established in India. Okay, the new industrial policy of Government of India has opened up the way of private investment in steel and iron industry. तो अगर मैं नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करूं तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की बात की गई ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी जो लास्ट लेक्चर में भी हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया था उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओपन द वे ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। सो अर्लियर द लाइसेंस वर गिवन ओनली टू द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर पहले क्या होता था, लाइसेंस का बहुत ज़्यादा इशू रहता था कि भाई लाइसेंस है तभी आप अपनी फैक्ट्री या अपनी इस्टेब्लिशमेंट को रन कर सकते हो। सो लाइसेंस और इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस इनको रिड्यूस किया गया। अगर मैं न्यू ट्रेड पॉलिसी की बात करूं तो रिडक्शंस इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया, बहुत सारे हर्डल्स थे उनको हटा दिया गया और एक प्राइवेटाइजेशंस को प्रमोट किया गया। ठीक है, सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज फर्स्ट कोर सेक्टर टू बी फ्री फ्रॉम द रेजिमी ऑफ द लाइसेंस सिस्टम। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। इम्पोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर अलाउ अप टू सर्टेन लिमिट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई और ज़्यादा डेवलप हुई क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे हर्डल्स हटाए गए ताकि एक तरीके से लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट किया गया और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सो लाइसेंस सिस्टम को रिड्यूस किया गया। इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर अलाउड अप टू सर्टेन लिमिट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, सो करंटली India is the 4th largest producer of the steel in the world. First top 3 steel producing countries in the world are China, Japan and US. So growth of sectors such as automobile, infrastructure in India and abroad has put the steel industry on the world map. Okay, तो एक greater contribution है, there is a positive and there is a very big and huge image of the steel and iron industry in India because this sector grow more and more and there is a high demand of this steel or iron. ठीक है,
क्योंकि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं तो मेजर एक तरीके से मटेरियल यूज़ होता है. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू द 200 मिलियन टन्स इन 2020. तो 2020 में जो प्रोडक्शन हुआ वो 200 मिलियन टन्स हुआ, और जहां हम बात कर रहे हैं 2012 की तो 70 मिलियन था ओनली. ठीक है. So, due to the fast growth of development of infrastructure and initiation of the various government project, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रनिंग में रहते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं. सो ड्यू टू दीज काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री इन इंडिया. ओके. सो नाउ प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है स्टील और आयरन इंडस्ट्री को. प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. सबसे पहला है लो डोमेस्टिक पर कैपिटा कंजम्पशन. इन इंडिया द कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज वेरी लो. ठीक है, कंजम्पशन क्या है, थोड़ा लो है एज कंपेयर टू द ग्लोबल पर कैपिटा एवरेज कंजम्पशन. ग्लोबल पर कैपिटा कंजम्पशन इज 150 किलोग्राम, वेयर एज इन इंडिया कैपिटा कंजम्पशन इज ओनली 39 किलोग्राम्स. ओके. सेकेंड प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द स्टील इंडस्ट्री इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. ठीक है. सो रिक्वायर लॉट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे इन द बिगनिंग, इन द स्टार्टिंग. अगर आप स्टार्टिंग में कोई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जहां हर कोई ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को अफोर्ड नहीं करता है. सो इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन कैपिटल फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री इज़ वेरी हाई, जो कि 14% है, वेयर एज गवर्नमेंट इन अदर कंट्रीज चार्ज मिनिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जैसे कि एग्जांपल है इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल इन जापान ओनली 2.4% एंड 6.4% इन यूएसए. ठीक है. सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है लो लेबर प्रोडक्टिविटी. In India, labor is available cheaply, but this benefit gets offset due to the low productivity in workers in India. ठीक है. In India, labor productivity is only 75 ton per year, whereas it is very high in Japan, 1345 ton per man year. Okay, so that is also a big problem. दूसरा, जो लेबर है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी लो है. So that is also create a very big problem for the iron and steel industry in India. Low prices also a very big problem. Saturated demand, domestic oversupply and falling price of steel in the last few years has hardly hit the steel market in India. So due to this, steel makers in the country are finding it difficult to take out of the capital investment. Okay. Next problem है technological deficiency. Still in India, modern technology, some public sector organization in these sectors are using obsolete technology. और इंडिया में ये मेजर प्रॉब्लम है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता. ठीक है. अगर मैं अदर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, अदर कंट्रीज आर एवरी टाइम रेडी टू एक्सेप्ट न्यू टास्क एंड द चेंजेस एंड द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द upgradations and modernization in their industry. Next problem is shortage of coal and power. In India, it is very common that steel plant frequently face problem in obtaining desired quality and quantities of the coal. Due to this, steel plant limited their choking oven. Okay, the quality of coal available in India is also serve problems. In India, coal has high and content. Due to this, coke rate goes to up, the quality of the product goes down. High rates of electricity and the power shortage also affect the functioning of the steel plant effectively or adversely. ठीक है. So इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ता है. ठीक है. कुछ अदर प्रॉब्लम्स, सिस्टम्स डेफिशिएंसी, जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, पोर्ट. ठीक है. जो तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है. लेस इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना स्ट्रांगली काम नहीं करता, या फिर R&D इतना प्रॉपर नहीं है. लेस इन्वेस्टमेंट है. डिले इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. न्यू टेक्नोलॉजी को हम बहुत टाइम के बाद एक्सेप्ट करते हैं. वहीं न्यू टेक्नोलॉजी एकदम से नई, जो अदर कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड है, जैसे कि चाइना की मैं बात करूं, US की बात करूं, जापान की बात करूं,
तो ये कंट्रीज़ क्या है, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एकदम एक्सेप्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में काफ़ी टाइम लग जाता है उसको एक्सेप्ट करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वर्कर्स की। वर्कर्स ईजिली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का स्कोप ज़्यादा है इंडिया में। तो अगर हम किसी नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कॉस्ट भी इनकर्ड होती है हमारी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है, तो एकदम से रेडी नहीं होते वर्क बिजनेस पर्सन्स, ओके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और सेकंड प्रॉब्लम कि एक्सेप्ट नहीं करते। आपको हाई अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है वर्कर्स को ट्रेन करने में। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। लो क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स और हाई टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्कोप फॉर इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट डोमेस्टिक पर कैपिटा कंजम्पशन इज वेरी लो इन इंडिया, सो as various sectors still are under developing phase, so there is a enormous scope of growth in steel industry, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी फुल्ली डेवलप नहीं है। तो ऐसे में देयर इज अ स्कोप फॉर इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो हम कंजम्पशन का स्कोप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिच मिनरल रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ रिच मिनरल रिसोर्सेज, जैसा कि हम जानते हैं देयर इज अ वेराइटीज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, स्पेशली द आयरन और ओर, ठीक है। सो द आयरन ओर रिजर्व्स in the fourth largest in the world, many other raw material which is required iron and steel making, okay। Next है untapped rural marketing, the rural sector still remain untapped regarding exposure to the fact use of steel in development of rural sectors, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका पूरा स्कोप है। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट स्पेशली इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रेट चांस ऑफ इंक्रीजिंग पर कैपिटा कंजम्पशन, और कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट है प्रोस्पेक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट मार्केट पेनिट्रेशन, द वर्ल्ड मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू द डबल इन द नेक्स्ट 25 years, so with little quality empowerment the India steel industry can take benefit of its low cost advantage, so this benefit will help स्टील इंडस्ट्री टू पेनेट्रेट इजिली इन द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो शुगर इंडस्ट्री पे होगा, ठीक है। थैंक यू।